नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट के लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा है कि हम कोई भी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, रूम पे रह रहे हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको न दोहराएं। क्योंकि मैंने अपने इतने जीवन काल में जो महसूस किया है, देखा है कि बहुत से हमारे दोस्त मित्र भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, गांव के लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, रूम पे जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर कुछ दिनों बाद उनको कुछ तकलीफ़ होती है, फेल असफल होकर वापस आते हैं और भी बहुत सारे इशूज होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे पे बात किया जाए, क्योंकि यह एक छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और छात्र जीवन में कई बार जो भी छात्र हैं जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और कुछ बहुत ही कॉमन सी गलतियां हैं जो दोहराते हैं, और उस टाइम में उनको समझ में नहीं आता कि ये गलतियां हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में गलती है या फिर नहीं है। उनको नहीं समझ में आता कि मतलब ये क्या चीज़ है, और वो लोग क्या है कि उसी रूटीन में चलते रहते हैं। और जब उनको एहसास होता है तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि यार पहले हमें किसी ने क्यों नहीं बताया, या फिर अफसोस होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पे भी बात की जाए। तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि क्या वैसी चीज़ें हैं कि हमें करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी जो तैयारी है, जो पढ़ाई है, वो एक सही दिशा में चल सके। तो उसके जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि बात करेंगे हम पहले कि अगर रूम पे रहते हैं तो किस तरह से पढ़ाई किया जाए, और दूसरा मुद्दा रहेगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अवॉइड करनी चाहिए अगर हम रूम पे रह के या बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। और तीसरा है कि हमारा स्टडी रूटीन्स और टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। मैं रूम्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर पे तो लोग रहते हैं तो उनको गाइड करने वाला कोई ना कोई रहता है, कोई मॉनिटर करने वाला रहता है। बट एक रूम पे एक थोड़ा सा अलग से नहीं हो रहता है। ये ऐसा नहीं है कि ये घर के लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैंने स्पेशली थोड़ा रूम का नाम लिया क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये मतलब उनके लिए स्पेशल मैसेज रहेगा। बाकी जो भी अगर मैं बातें बोलूँगा तो हर आदमी के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो कोई भी छात्र हो, घर पे रह के कर रहा है या फिर बाहर रह के कर रहा है। बट स्पेशली जो टारगेट है मेरा रूम पे है, क्योंकि घर के पे जो लोग रहते हैं उनको तो घर वाले कहीं ना कहीं मॉनिटर करते हैं, उनको समझाते रहते हैं, लेकिन रूम पे उनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं रहता, और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ वो लोग करते हैं। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट्स है कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना है तो कैसे तैयारी करें, क्या किया जाए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो आपका कदम होता है, किसी मतलब कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, पढ़ाई करनी है, तो पहला रहता है कि आपका जो गोल होना चाहिए, जो उद्देश्य है, वो एकदम बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड गोल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए गए हो रूम पे, क्या है आपका उद्देश्य है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई ट्वेल्थ के लिए पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई टेंथ की तैयारी करने जा रहा है, कोई एसएससी की, कोई रेलवे की, या फिर कोई आईआईटी की तैयारी करने जा रहा है, जो मतलब आपका जो गोल है पहले तो क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग का दिमाग में रहता है कि चलो पहले चलते हैं, चल के पढ़ेंगे, और फिर उनके मल्टीपल्स गोल बन जाते हैं कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी पढ़ लेंगे, घूम भी लेंगे, एंड मतलब या तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि रूम पे चल के मज़े करेंगे। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं पे रूम पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपका जो पहला कदम होना चाहिए कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो भाई, किस लिए जा रहे हो। तो क्रिस्टल एंड क्लियर गोल आपका होना चाहिए। दूसरा है कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप वो चीज़ करना क्यों चाहते हो, और उसके लिए आपका मोटिवेशन पॉइंट। क्योंकि ये बातें बहुत सामान्य लग रही होंगी, लेकिन ये पॉइंट से बहुत लोगों से मैंने बात किया है और पूछा भी है कि भाई क्यों करना चाहते हो या क्यों है, तो फिर उसका उनके पास जवाब ही नहीं रहता। बोलते कि ठीक है बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो बाद में डिसाइड नहीं करना है, उसको पहले डिसाइड करना है। और ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाली बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं, किसी दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं कि अरे यार चलो उधर अच्छा रहने के लिए जगह है, या रहने में मज़ा आएगा, फिर हम पढ़ेंगे। तो ये सारे मोटिवेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो फिर आदमी किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है।
आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो या कोई सी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। अगर आपको रेलवे में जाना है तो आपका जो रीज़न है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एसएससी में जाना है तो उसमें भी आपका रीज़न कुछ क्लियर होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पीछे एक आपका थॉट प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए, तभी आप अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ने 12th पास कर लिया और उसके बाद क्या हुआ कि वो चला गया तैयारी करने के लिए, उसके पास मल्टीपल्स आंसर होते हैं कि चलो बैंकिंग का भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेते हैं, कोई एसएससी का तैयारी कर लेता है, कोई रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, देखने में भी सेम लगता है। अब इसी क्या है कि यह एक कुचक्र में आदमी फंस जाता है, उसके चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो आपका एक मोटिवेशन का जो जो होना चाहिए बिहाइंड की क्या आपका जो सोर्स होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए कि अगर आप मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए आप अपनी जान लगा सको। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपने मतलब पूरा एनर्जी नहीं दिया तो मुश्किल है सिलेक्शन होना। 12th में पढ़ रहे हैं तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे 12th में पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, इतने परसेंटेज लाने ही लाने हैं। क्योंकि अगर आप भी 60% आ रहे हैं और घर पे रहने वाले का भी 60% आ रहा है तो फिर आप रूम पे क्यों गए, आप घर क्यों छोड़े। घर का पैसा भी आप इन्वेस्ट किया, लोगों ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो मतलब आपका एक फिक्स गोल ज़रूर होना चाहिए कि आपको करना क्या है भाई, और करना है तो क्यों करना है। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान होने चाहिए, तभी जाके आप मतलब एक अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। नहीं तो आप कहीं ना कहीं किसी और की बातों में मिसगाइड हो जाएंगे, लोग आपको बहुत सारे सलाह देंगे कि ये कर लो वो कर लो, और फिर क्या है कि आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन फिक्स नहीं रहेगा, आपका पर्पज़ फिक्स नहीं रहेगा, तो फिर क्या है आप उनकी बातें सुनना शुरू कर दोगे, फिर आप गलत रास्ते पे चल जाओगे। जबकि आपका जाने का पर्पज़ कुछ और था, पढ़ाई जिसके लिए आपने शुरू किया था वो आपका अलग था। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको यूपीएससी की तैयारी करने, एसएससी की तैयारी करने, आपको किसी ने बोला इसमें तो भाई 5 साल करने से भी नहीं हो पाता है, ऐसा है कि तुम ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम दे लो। फिर आप ग्रुप डी के चक्कर में पड़ गए, फिर एसएससी का फॉर्म आ गया, फिर उसको भी डाल दिया आपने। तो फिर आप इधर से इधर स्विच करते रह जाओगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे कि आपको ये करना है। तो इसलिए आपका जो पर्पज़ होना चाहिए वो एकदम फिक्स होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक नेक्स्ट जो पॉइंट हमने अभी बात किया था कि घर पे रह के पढ़ना और फिर रूम पे रह के पढ़ना, तो इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आपका ये भी बहुत काम करता है कि आप रूम पे क्यों रह रहे हो। जैसे कि कुछ लोग क्या है, घर पे रह के भी बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर पे रहते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं। इवन इन यूपीएससी सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आईएएस पीसीएस भी लोग घर पे रह के तैयारी करके बनते हैं, कुछ लोग दिल्ली में रह के भी नहीं बन पाते। तो इसलिए ये चीज़ भी क्लियर होना चाहिए कि अगर आप रूम पे जा रहे हो और पढ़ाई करने जा रहे हो वहाँ पे, तो ये भी आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए कि अगर आप रूम पे क्यों रह रहे हो, क्यों नहीं घर पे रह रहे हो। तो जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो आपके अंदर दिल से आएगा कि मैं रूम पे रह रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, यही आंसर होना चाहिए, और कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे डिस्टर्बेंस कम होगा, काम ज़्यादा मतलब कोई नहीं आएगा कि घर पे रहते हैं तो बहुत सारा काम आता है, ये है। तो ये चीज़ हो तो रूम पे रहेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे। ये मतलब एक बहुत ही आइडियल आंसर है और होना भी चाहिए। तो अगर आप रूम पे जा रहे हैं तो क्या क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं कि जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड मैटर करेगा कि किस मतलब फैमिली बैक, कुछ लोग हैं जिनके फादर जो हैं सर्विसमैन हैं या कुछ अच्छे परिवार से आते हैं, उनके ऑलरेडी घर में 2-4 लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फिर अच्छी पोस्ट पे हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो उनको क्या है कि थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टडी बेस रहता है, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं आती। मतलब एक जो टोटल सेम टाइम आते ही आपके ऊपर प्रेशर बनता है रूम पे आने के बाद एक बहुत ही सामान्य सा प्रेशर बनता है जो कि नॉर्मली आदमी को महसूस नहीं होता, बट ये सॉफ्ट प्रेशर होता है फैमिली बैकग्राउंड के साइड से भी और इवन इन फ्रॉम योर जो बोलते हैं आपका जो आपका विलेज है, गांव है, रिलेटिव, वहाँ से भी, क्योंकि लोग आपके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई कर क्या रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, रूम पे रह रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ जाती है कि ये गया है तो कुछ तो करके आएगा। तो इसलिए जो आपका जो ये डिसीजन है कि रूम पे रहना है, ये स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं जाऊंगा तो कुछ करूंगा, ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहा हूँ। क्योंकि घर पे रह के पढ़ना और रूम पे रह के पढ़ना दोनों में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। घर पे रहने के आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, घर से अटैच भी रहते हो, घर का काम भी करते हो,
और उसके साथ अपनी पढ़ाई भी करते हो, वो अलग केस रहता है। लेकिन अगर आप रूम पे आते हो तो होल एंड सोल आप स्टडी पे ऊपर डिपेंड हो जाते हो, आपका सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि आपको पढ़ाई करना है। तो इसलिए उसी के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं कि आपको कुछ करके दिखाना है भाई। करके तो दोनों को दिखाना है, बट जब आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई के लिए आ जा रहे हो तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके अलावा आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो फैमिली में। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप इनमें से कोई भी डिसीजन बना रहे हो तो आपका जो डिसीजन है वो बहुत ही क्लियर होना, क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। आपका मोटिवेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप रूम पे आ रहे हो तो मतलब जो आपका पर्पज़ होना चाहिए वो होना चाहिए मेन पढ़ाई करना। अभी जो नेक्स्ट है कि अगर आपने डिसीजन कर ही लिया और लोग आ भी जाते हैं पढ़ने के लिए कि अब मुझे पढ़ाई करना है, तैयारी करनी है रूम पे बैठ के, तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो करते हैं लोग और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो है पार्टी एंड गैदरिंग। कि जो ये लोग घर से बाहर निकलते हैं फ्रीडम मिलती है, और फ्रीडम मिलते ही क्या है कि सबसे पहला काम यही स्टार्ट होता है कि लोग दोस्तों के साथ पार्टी करना स्टार्ट करते हैं। चल भाई आज तेरे रूम पे खाना बन जाएगा तो खा लेते हैं, कल उसके रूम पे बन जाएगा, फिर वो रात को 10 बजे तक जनता पार्टी करती रहती है। तो सबसे पहले काम यही करना है कि ये गैदरिंग एंड पार्टियां अवॉइड करना है। आपका एक एक समय और एक एक घंटा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी ऐसा दिन वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर वाले, आपके परिवार वाले कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे हैं और आपको अपने कुछ कमाई का हिस्सा, आपके अपने भाई बहन का कुछ हिस्सा आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, सो दैट कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़ सको और उन बाकी लोगों को हेल्प कर सको। और आप यहाँ पे आके पार्टी कर रहे हो सकता है आपके घर वालों को खाने के लिए ढंग से कुछ मिल नहीं रहे हैं, वो आपके लिए कैसे भी कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, और आप इधर दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी और गैदरिंग करके एक दिन का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है ये एकदम बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, ऐसा कभी नहीं करना अनटिल अनलेस कुछ बहुत स्पेशल ओकेजन हो कभी, तो वो अलग केस है। बट जनरली इसको सामान्य दिन में अवॉइड करना है। भाई क्या ऐसा आपने अचीव कर लिया जो आप उसके लिए पार्टी करने जा रहे हो, ये भी तो सोचना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके घर वालों ने आपको फ्रीडम दिया है, आपको स्वतंत्रता दी है, तो उसका मिसयूज नहीं करना है। दूसरा है फ्रेंड सर्किल। ये फ्रेंड सर्किल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब लोग पढ़ने के लिए घर से बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो उनका फ्रेंड सर्किल बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बढ़ता है कि लोग आपके पास आने लगेंगे। हर दूसरे दिन कोई आ जाएगा, अरे भाई क्या हाल है, सब ठीक है, बैठ के फिर चलो आज ठीक है ये करते हैं, ये बनता है। घर आएंगे तो भी सेम सिचुएशन है कि दो चार लोग मतलब डेली चलो यहाँ घूम के आते हैं, और उससे एक रेपुटेशन भी बन जाती है। घर वाले भी नहीं बोलते अरे यार लड़का पढ़ रहा है, कोई नहीं उसका कोई दोस्त आया होगा। लेकिन ये क्या है, लॉन्ग टर्म में आपको डिस्टर्बेंस करता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्किल है तो हर दूसरे दिन कोई आ जाएगा, तो हफ्ते में तो 4 दिन आपका ऐसे वेस्ट हो जाएगा और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए आपका जो फ्रेंड बनाने, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेंडशिप नहीं रखनी, फ्रेंडशिप रखनी है, लेकिन एक बहुत स्मॉल रखनी है कि आपका 2-4 लोगों से ही दोस्ती होनी चाहिए, और वो भी ऐसे जो सीरियस आपकी तरह आपके बैकग्राउंड से आते हैं, सीरियस हों पढ़ाई के प्रति कि नहीं भाई पढ़ाई करनी है, वेस्ट नहीं करना। तो कभी कभार मिलेंगे, और फिर मिलेंगे भी तो अपने जो उससे पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें उससे बात करेंगे कि हाँ ठीक है ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, कुछ आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडी में अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उस तरह के दोस्त रखने हैं। न कि चलो भाई आज गाड़ी लेके आ गए, चलो यहाँ घूम के आते हैं, उसको तो घूमना है, साथ में तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर गया। और ऐसा लोग करते हैं कि यार चलो आज तो घूम के आ जाते हैं, भाई आया है गाड़ी से, और भाई के चक्कर में गया और पूरा टाइम वेस्ट हो गया, फिर घर के आके सो गया, थक गया हूँ, बहुत दर्द कर रहा है सर, और ये सारी चीज़ें करके एक एक दिन ऐसे वेस्ट होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि आपको फ्रेंड सर्किल छोटा रखना है और गैदरिंग पार्टियाँ नहीं करनी है। जो नेक्स्ट आता है वो आपका है एक ग्रुप स्टडी वाला। ये एक नया इमर्ज होके आया है कि लोग अच्छा चलो मिल के पढ़ाई करते हैं, ग्रुप स्टडी। अब इस ग्रुप स्टडी में क्या होता है, ग्रुप तो स्टडी तो होती नहीं है, ग्रुप्स बन जाते हैं कि 4 लोग बैठ गए, एक यहाँ बैठ गया एक यहाँ बैठ गया। अब एक कुछ देर ये पढ़ रहा है तो कुछ समय बाद इसे
पूछ रहे, अरे भाई ये क्या है, फिर ये कुछ अपना ज्ञान देने लग जाएगा, फिर ये बोलेगा, फिर कुछ देर बाद ये इससे पूछेगा, ये इसको बताएगा, फिर ये बोलेगा, फिर इसके रहा ना जाएगा, ये कुछ ज्ञान देने लग जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि पढ़ाई के बाद अलावा बस ज्ञानबाजी होने लगेगी और पढ़ाई कुछ नहीं होगा। भाई ये ग्रुप स्टडी का एक अलग फार्मूला है, लेकिन वो बहुत ओकेजनली मिलता है, कभी मिलता नहीं। वो भी एक या दो आदमी, दो से तीन आदमी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूम पे पूरा लॉज ही बैठ गया 10 लोग, और बैठ के वो पढ़ाई के नाम पे बातें कर रहे हैं और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आप जनरली अवॉइड कीजिए। अगर फ्रेंड रखने हैं तो वही बोला ना, एक या दो रखिए, और वो भी डेली ग्रुप स्टडी नहीं की जाती। कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं तो आप उससे मिल के तुरंत क्लियर कीजिए कि हाँ भाई ये बता दो, और तुरंत हुआ, और बस उसके बाद अपने साइड में, तुम इधर और इधर, साथ में बैठ के नहीं पढ़ना। अगर कुछ इशू जा रहे हैं तो उसको नोट कर लो, फिर अकेले में कभी मिल के पूछ लो। इससे क्या होगा कि आपका क्वालिटी स्टडी भी होगी और टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन साथ में इस तरह से बैठे हो, इसको कुछ दिक्कत है, इसने इसको पूछ दिया, इसको कुछ दिक्कत है, इसने इसको तुरंत बोल दिया, तो क्या है कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, ग्रुप स्टडी का मतलब ये होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, ये कुछ पढ़ रहा है, इसको कुछ दिक्कत आई तो इसने नोट कर लिया, और इसने भी अपना कुछ नोट कर लिया, फिर इसने इसको बता दिया, भाई तू ये प्रिपेयर करके मुझे एक बार बता देना, और इसने इसको बोल दिया तू एक बार प्रिपेयर करके मुझे बता देना। तो इसने अभी अपने से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो इसका भी तैयार हो गया, इसने प्रिपेयर कर लिया, इसका भी तैयार हो गया, इसने इसके साथ शेयर कर दी, इसने इसके साथ शेयर कर दी। तो इस तरह से होता है। ये नहीं कि हाँ दोनों दोनों बैठे हैं और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बार बार। तो इससे क्या है कि आपका स्टडी आवर्स डिस्टर्ब होता है, आपने जो टारगेट या गोल सेट किया है वो फिक्स नहीं हो पाएगा, वो अचीव नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रुप स्टडी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप पहले अपने आप पे विश्वास कीजिए, खुद से पढ़िए, जो इशू जा रहे हैं उसको नेट पे सर्च करके पढ़ लीजिए, या फिर आपका जो बहुत ही करीब दोस्त है उसके साथ ही वो चीज़ें डिस्कस कीजिए। ये नहीं कि बस 10 लोगों को बैठा के और ग्रुप स्टडी के नाम पे नेता नगरी चल रही है, आप देश की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रूम पे जो रहने वाले हैं वो विजिटिंग होम, जो आपका होम सिकनेस होता है कि घर से आए मंडे को, उसके बाद मंडे को भाई मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज तो घर से आए ऐसे निकल गया, फिर आपने ट्यूसडे से शुरू किया पढ़ना, उसके बाद ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, थर्सडे हुआ, फ्राइडे आते आते ही अब घर जाना है, तो फ्राइडे के दिन से आपका घर का प्लान बनने लग जाएगा, और बस कैसे भी फ्राइडे की कोचिंग वगैरह कंप्लीट किया और सैटरडे को घर निकल गए। तो सैटरडे एंड संडे 2 दिन आराम से घर पे मज़े किए, और फिर अगर दोबारा मंडे आए तो सैटरडे संडे प्लस मंडे 3 दिन का टाइम आपका वेस्ट गया, बचा कितना, 4 दिन। और ये कंटिन्यू चलता है। ये बहुत लोग करते हैं कि हर मतलब निकल जाएंगे पढ़ने के लिए, सॉरी पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, घर पे, कि घर जाना है, हर वीक में घर पहुँच जाना है। तो ये चीज़ जनरली अवॉइड करना है कि आप हर हफ्ते में घर मत जाइए अगर आप पढ़ रहे हैं घर से दूर रह के तो। लेकिन घर भी जा रहे हैं तो उसके लिए कि स्पेशल मतलब आप अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, कि घर जाइए लेकिन आप जिम्मेदारी के साथ जाइए। अगर कुछ बहुत ही मतलब आप नहीं रह पा रहे हैं, घर पे जाना ही है, तो उसके लिए आप जिम्मेदारी के साथ जाइए कि आप अपने साथ बुक रखिए, और फर्म डिसीजन के साथ कि जाना है तो पढ़ना है। ये घर पे जाए तो घर पे भी कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना है मिनिमम, कि आप जो टारगेट है वो कंप्लीट कर सकें। लेकिन आप, मैं निश्चित बता रहा हूँ कि इसमें इस केस में क्या है कि आदमी जरूर पिछड़ जाएगा, क्योंकि आपका 1 से 2 दिन हफ्ते में वेस्ट होने ही लगेगा। तो इसलिए अवॉइड करना है कि हर हफ्ते में घर जाना। जनरली आप कोशिश कीजिए कि महीने में एक बार चले जाइए तो अच्छा रहेगा। ये होता है घर जाने का। उसके बाद ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव मैरिज वाला भी एक समस्या है कि अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो हर चौथे दिन किसी दोस्त की घर किसी की शादी है, तो किसी रिलेटिव की शादी है, आप अपनी पढ़ाई और कोचिंग छोड़ के शादी मैरिज अटेंड कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपका सिलेबस छूट रहा है, और आपका जो रिदम बना हुआ है पढ़ाई का वो भी डिस्टर्ब होता है। 10 लोग आपसे जाएंगे शादी में तो उधर भी लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, बोले तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर कुछ कमेंट करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो बेटर ये होगा कि आप फ्रेंड्स रिलेटिव ये सब मैरिज वगैरह को अवॉइड कीजिए। बहुत क्लोज होम हो कि शादी है घर की है तो कुछ इस तरह की चीज़ें अवॉइड कीजिए। लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये तैयारी करने वाले लड़के इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बोला भाई अभी तो मौका मिला है, शादी अटेंड करके आते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं करना है।
पढ़ाई एक तपस्या है और आपको करनी है, न कि शादी विवाह और पार्टियां अटेंड करनी है। कुछ समय की बात है तो आपको इन सब चीज़ों से सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट्स, आपका स्टडी रूटीन्स क्या होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। उसकी कुछ बातें हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट उस सेपरेटली हम बात करेंगे। स्टडी रूटीन के बारे में बहुत सारे भ्रांतियाँ भी हैं और इवन बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देते भी हैं अलग अलग तरीके से, अपने अपने अनुभव से भी। तो हमने भी सोचा कुछ अपनी अनुभव को शेयर कर लिया जाए। तो स्टडी रूटीन्स में क्या होता है कि आप, एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लेक्सिबल। फिक्स का मतलब होता है कि कुछ लोग क्या है, बैठ के एक पूरा लिख लेंगे चार्ट बना के कि सुबह 6 बजे जागना है, 7 बजे पढ़ना है, 7 बजे तक फिर 7 से 8 हमें ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 11 से 12 ये करना है, ऐसे करके पूरे 24 घंटे का। ये होता है फिक्स्ड। और एक होता है फ्लेक्सिबल कि आप इसमें कुछ चेंजेज कर सकते हैं। तो ये जो फिक्स वाला होता है, ये इसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और फ्लेक्सिबल वाले में तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही। हमारे आइडिया में फ्लेक्सिबल वाला भी ज़्यादा अच्छा है और फिक्स्ड वाला तो है ही, अगर फॉलो कर सकते हो तो। बशर्ते डिसिप्लिन तो आपको चाहिए, चाहे आप फिक्स वाला फॉलो करो चाहे फ्लेक्सिबल वाला फॉलो करो। क्योंकि डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन दोनों में चाहिए। डिसिप्लिन मतलब आप मान लो फ्लेक्सिबल रूटीन फॉलो कर रहे हो कि आप अपने हिसाब से उठ रहे हो, फिर जग रहे हो, फिर पढ़ाई कर रहे हो, फिर पढ़ाई कर रहे हो, फिर कुछ काम कर रहे हो, फिर पढ़ाई कर रहे हो। आपका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी टाइम के बीच में ये करना है या फिर इस टाइम के बीच में ही ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बस ईमानदारी से पढ़ रहे हो। लेकिन इसमें डिसिप्लिन कहाँ है? डिसिप्लिन ये है कि आप कैसे भी करके अपना टारगेट पूरा कर रहे हो। आपका ये है कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब ये नहीं कि 6 से 7 ही पढ़ना है, जरूरी नहीं है। आप 7 बजे उठ के 7 से 8 भी पढ़ सकते हो और रात को 11 बजे 12 की जगह 12 से 1 भी पढ़ सकते हो। मतलब आपका वो टाइम है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो स्टडी है वो कंप्लीट होना चाहिए, बशर्ते उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो ये भी एक मतलब अच्छा रहता है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ये दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक रूटीन की बात करते हैं कि क्या, अगर एक आइडियल रूटीन क्या हो सकता है स्टडी हावर्स के हिसाब से। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं तो 6 से लेके 8 घंटा ही बहुत पर्याप्त समय है आपका पढ़ाई का। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, 6 से लेके 8 घंटा ये बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त समय है। चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, 6 से लेके 8 घंटा की पढ़ाई। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, क्वालिटी स्टडी। ये नहीं कि मोबाइल लेके बैठ गया और किताब खोल के फिर दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते। पढ़ाई मतलब आप कोर स्टडी कर रहे हो। कोर स्टडी को 6 से 8 घंटे की अगर आपकी है तो आपका ये जो कोई भी एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। लेकिन ये 6 से 8 घंटा भी बहुत ही मुश्किल से निकल पाता है। कहने को आपको 6 से 8 घंटा लग रहा है, लेकिन ये 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना और एक ईमानदारी के साथ पढ़ना बहुत आसान नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा रूटीन ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का, कि आप डेली, अगर जनरली क्या है कि रूम पे जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा लेट सोने की आदत रहती है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसको मतलब कह नहीं सकते कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इस उनके हिसाब से मैं बताऊंगा, बाकी आप अपना आगे पीछे कर सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5:30 जगते हैं, कोशिश कीजिए कि आप जो सनराइज है उससे पहले जग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक रूप से भी सही है और स्टडी के लिए भी सही है। क्योंकि आप अर्ली वेकअप होंगे तो आपका काम जो है ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेट जगने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें इश्यूज आ जाते हैं, आपका पूरा रूटीन भी डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, मेडिकली इश्यूज भी आते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक मतलब बहुत अर्ली नहीं है और बहुत लेट भी नहीं है, कि 5:30 बजे आप वेकअप हो जाइए, पहला काम। और उठने के बाद सेम टाइम पढ़ने नहीं बैठ जाना, कम से कम 15 से 20 मिनट लीजिए। और इन 15-20 मिनट में आपको क्या करना है कि कुछ, या तो पहला तो या तो आप ब्रश वगैरह कर लीजिए,
सुबह में 15-20 मिनट जो लेंगे उसमें आप ब्रश कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लीजिए उठ के, या हो सकता है कि अगर पॉसिबल है तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि 5:30 बजे उठे, ब्रश किया, अपना नॉर्मल रूटीन किया, उसके बाद आप 10-15 मिनट मतलब इस तरह वॉकिंग कर लो, थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज कर लो, ये नहीं कि बड़ा करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत इतना टाइम नहीं रहता, बट थोड़ा बहुत इस तरह से योगा टाइप का कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपका जो सुबह का जो जगेंगे तो आप फ्रेश महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि तुरंत जगने के बाद कुछ लोग क्या है कि अलार्म लगा दे 5:30 बजे का और उठ के तुरंत मुंह धो के हल्का सा पढ़ने बैठ जाएंगे तो दोबारा नींद आएगी, चाहे कभी भी लगो। तो ऐसा नहीं करना, उठो, उसके बाद दांतवन ब्रश करो, रूटीन करो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज कर लो तो ताकि आपका बॉडी जो है फ्रेश हो जाए। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। तो मान लीजिए कि आपने 5:30 बजे जग गए और आधा घंटे में आपने ये सब कंप्लीट कर लिया तो बज गया 6, 6:15 ले लीजिए, जो भी मतलब आपके टाइम के हिसाब से आप 5:15 बजे भी जग सकते हो, बट जनरली कोशिश कीजिए कि 6 बजे आप रेडी हो जाइए। 6 बजे से 7 बजे तक पढ़िए, या फिर ये भी कर सकते हैं अगर कोचिंग वोचिंग नहीं जाना है तो जनरली सुबह में कोचिंग रहता है 7 बजे 8 बजे, तो उस कोचिंग के टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर टाइम ने अगर मान लो कि आप 8 या 9 बजे, जैसे कुछ लोगों को 10 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। बट फिर भी अगर नॉर्मल आइडियल कंडीशन लिया जाए कि आपको रूम पे रहना है, कोचिंग दोपहर में है, तो आप क्या कीजिए कि 6 से लेके 7:30 बजे तक 1.5 घंटा पढ़िए। बहुत लॉन्ग आवर्स नहीं रखना है, क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स रखेंगे तो आपका माइंड ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं रहेगा। इसके बीच में आप 8-10 मिनट का ब्रेक भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू पढ़ना है 1.5 घंटे। बट कोशिश कीजिए कि सुबह का जो फर्स्ट जो पढ़ाई है ना वो आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा कर लीजिए, नहीं तो 2 घंटा भी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से मान लो कि 1.5 घंटा कर लिया आपने। 1.5 घंटा करने के बाद आप उठिए, उसके बाद अपना नहाना धोना शुरू कीजिए, फिर खाना बनाना शुरू कीजिए, और ये काम आप 7:30 से लेके 9:30 तक भी कर सकते हैं, इवन 10 बजे तक कर सकते हैं। 2.5 घंटे खूब अच्छे से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 1.5 घंटे पढ़िए एकदम, उसके बाद 2.5 घंटे का पूरा टाइम लीजिए, इसमें आप खाना बनाइए, नहाना धोना कीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए ताकि आपका मन मतलब वो हो जाए। बज गया 10। अगर इस किसी को कोचिंग जाना है तो कोचिंग चला गया, नहीं जाना है तो फिर आप आराम से 10 से 12 पढ़िए 2 घंटा। इसके बाद सुबह में आपने जितना टाइम निकाल दिया पढ़ाई का वो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इतना टाइम निकल के 12 बज गया, उसके बाद फिर से आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो खा लीजिए, या फिर थोड़ा रेस्ट करना है तो फिर 1.5-2 घंटे ले लीजिए कि 12 से लेके 2 बजे तक आप फिर से रेस्ट कीजिए, खाना पाना खाइए, या फिर सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है। उसके बाद फिर 2 बज गया, उठिए, 2:30 बजे से लेके आप 5 बजे तक कोशिश कीजिए पढ़िए फिर से 2.5 घंटे, कहीं नहीं जाना है। तो आपका ये रेस्ट भी हो गया और फिर आप 5 बजे तक पढ़िए, क्योंकि ये जो टाइम आपने दिन में निकाल दिया ना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शाम का टाइम फिर डिस्टर्बेंस वाला होता है। तो 5 बजे तक पढ़िए, फिर 5 बजे उठिए, फिर बाहर जाइए, कुछ जिसको एक्सरसाइज करना है तो करिए। ये बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट लाइफ में कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर आइए, फिर मान लो 6, 6:30, 7 हो गए, फिर 1 आध घंटा फिर पढ़िए आप। आने के बाद घर पे बात उत कर लिया, फिर आ जाइए रूम पे 7 बजे से लेके मान लो 7:30 हो गया, 7:30 हो गया, कुछ भी हो सकता है टाइम, तो आप 1 से 1.5 घंटा पढ़िए। और जब 9, 9:30 होता है तो फिर आप दोबारा खाना वाना बनाना शुरू कीजिए, और ये काम सिलसिला आप 10, 10:30 बजे तक, 10:30, 11 बजे तक करिए। और उसके बाद आधा 1 घंटा फिर से पढ़िए, तुरंत नहीं सोना है, आधा 1 घंटा फिर से पढ़िए। और इस टाइम आधा 1 घंटा में क्या करना है कि आपको जो पढ़ा है दिन का उसको रिवाइज कीजिए, डेली बेसिस पे रिवीजन, न कि नया कुछ पढ़ना है। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो आप जो मैंने बताया वो 6 से लेकर 8 घंटे का हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद आप नॉर्मली कोशिश कीजिए कि 11, 11:30 बजे सो जाइए, और फिर दोबारा 6 घंटे की नींद लेने के बाद आप 5, 5:30 बजे जग जाइए। तो डेली इस तरह से आपका 6 से 8 घंटा जो है पढ़ाई लिखाई हो जाएगा।
और आपको बहुत लोड भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस रूटीन में बहुत ही सिंपल बताया है कि आपके पास मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। अगर जो कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, अगर कोचिंग जाते हैं तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है कि ये जो बीच में मैंने रेस्ट हावर्स आपको बताया वो आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे का कोचिंग हो गया। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग के बाद भी कम से कम 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है एडिशनल टू द कोचिंग। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग जा रहे हैं और फिर आने के बाद सो रहे हैं। मिनिमम 4 से 6 घंटे का पढ़ाई करना है कोचिंग के बाद भी। इसमें क्या है कि आपका स्टडी आवर्स बढ़ जाता है। अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका जो है कम पड़ जाता है, मतलब ये आपको मेहनत थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि आपको रेस्ट करने का पर्याप्त टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, बट ये आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, आपको अपना ये फिक्स करना पड़ेगा कि ये करना ही है। व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी वाली बात है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि कई बार लोग क्या है कि मिसगाइड हो जाते हैं और अपना जो भी आपने जो गोल सेट किया है उसी से रिलेटेड चीज़ ही पढ़िए और पूरा गैदरिंग करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब बुक लवर्स हो जाते हैं। बोला कि आपको एसएससी की तैयारी करनी है, मैथ की 5 बुक खरीद ली, साइंस की 2 बुक खरीद ली, हिस्ट्री की 2 खरीद ली, इस तरह से बहुत सारा किताब इकट्ठा कर लिया, बोला सब कुछ पढ़ना है। तो इस तरह से नहीं करना। आपको क्या है कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको एक फिक्स बुक्स या जो भी आपका स्टडी मटेरियल हो वो एकदम फिक्स रखना है। और हर सब्जेक्ट के लिए एक या मैक्सिमम 2, वो भी जो दूसरा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही पढ़ना है जो 1 में नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि 4 खरीद लेना है और बैठ के सारों को पढ़ना है। एक फिक्स मटेरियल रखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर बुद्धि है कि ये बहुत ही कारगर विधि है जो आपको काम आती है। और इसी में लोग गलतियां करते हैं। वो क्या है 10 पढ़ते रह जाएंगे किताबें और कंप्लीट एक भी नहीं होगी। एक को पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए। जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके एक एक बुक रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए आप कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और हाउ टू स्टडी वाला पार्ट जो है कि कैसे पढ़ना है, तो मैंने वही बताया आपको कि आपका जो रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमने रखा है कि स्टडी ऑन संडे एंड हॉलीडे वाली बात है, ये आपको फिक्स रखना है कि इस हफ्ते में जो है 5 दिन या 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है, एक दिन एकदम फिक्स रिवीजन को देना है। ये बहुत लोग इनको मतलब लापरवाही करते हैं कि ये रिवीजन करने में जैसे लगता है कि उनका हेडक होने लग जाता है, और करते नहीं। भाई कितना भी पढ़ लो अगर रिवाइज नहीं किया तो भूल जाएगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो है रिवीजन। और रिवीजन कब होगा? संडे के दिन। आप कुछ भी दिन रख सकते हैं, बट जनरली संडे को हॉलीडे रहता है, आपके पास टाइम रहता है, तो आप क्या कीजिए कि रिवीजन कीजिए। थोड़ा लाइट भी रहेगा क्योंकि आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो रिवीजन करना ज़रूरी है और इसको एकदम बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसको एकदम फॉलो ही करना है। आप पढ़ो, भले पढ़ाई एक दिन छूट जाए चलेगा, लेकिन रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि रिवीजन छूट गया तो समझ ला कि कोई मतलब नहीं निकला आपकी पढ़ाई का। तो इसलिए रिवीजन करना मस्ट है, एकदम मस्ट है। तो हफ्ते में कोई एक दिन रखिए रिवीजन का। और डेली का रिवीजन, जैसे मतलब कि रात को सोने से पहले आप आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे का समय रखिए खाने के बाद। उसमें जो भी आपने दिन भर का जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए एक बार, मतलब सरसरी निगाहों से। और उसके बाद फिर संडे या हॉलीडे के दिन जो भी पूरा वीक में पढ़ा है वो रिवाइज करना है। और फिर 1 डेढ़ महीने बाद आपको दोबारा एक पूरा वीक जो है रिवीजन वीक ही रखना है। इसमें आपको कुछ नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। उसमें क्या है कि आपको जो भी पढ़ा है पहले का वो रिवाइज करना है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ रिवाइज ये एकदम करना ही है। अगर रिवाइज नहीं किया तो आपने कितना भी पढ़ लिया वो सब वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए रिवीजन इज़ द की बोला जाता है कि आपको रिवाइज करना ही करना है। कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपका जो है जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। एक और पॉइंट्स इसमें जो मैंने ऐड किया है, एकेडमिक्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कुछ लोग क्या है कि एकेडमिक्स मतलब कि जैसे आप 12th में हो, आप बीएससी कर रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, या फिर आप मान लो इंजीनियरिंग ही कर रहे हो, कोई इस तरह की एकेडमिक्स पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आपको क्या करना है। कई बार क्या होता है कि लोग को सिर्फ दिमाग में रहता है कि मैं एक तो एकेडमिक्स कर रहा हूँ तो मुझे कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
या मतलब ये हो कि चलो बाद में तैयारी कर लेंगे, ऐसा हो कि चलो उसके लिए बाद में तैयारी कर लेंगे। तो एक चीज़ जो मैंने ये नोटिस किया है कि ये बाद कभी आता नहीं है। और एकेडमिक्स टाइम में टाइम ज़रूर मिलता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलता है। ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 100% आप अदर देन एकेडमिक्स पढ़ते रहो, लेकिन कभी भी आपको टाइम मिलता है ना, तो थोड़ा सा ये कि एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की नज़र से ही कि भविष्य में आप कौन से एग्ज़ाम्स की तरफ जाना चाहते हो, उसके बारे में भी सरसरी निगाहें डालना ज़रूरी है। मान लो कि ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स हमेशा चलता रहता है, कभी हॉलीडेज आते हैं, बहुत बारी छुट्टियां आती हैं, संडे है, तो उस टाइम में क्या है कि आप थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के, जैसे कि आप किसी करेंट्स में कुछ चीज़ हो रही है तो करंट अफेयर से एक आध मैगजीन रख सकते हैं। और कोई भी करंट अफेयर्स की एक मैगजीन रखिए जो इसको कि एक महीने में पढ़ना है, तो आप हफ्ते में एक दिन भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो क्या है कि मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती आ रही हैं, जीएस से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। जब आप एकेडमिक्स कंप्लीट करेंगे और कंपटीशन के फील्ड में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। लेकिन कई बार क्या है कि बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, बोले हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो एकेडमिक्स में ही बिजी हैं। और बिजी रहेंगे और अचानक कंपटीशन जब सर पे आएगा तो बोले हमें पता नहीं, हम तो 2 साल तैयारी करेंगे अलग से। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा सा भी मैनेज कर लिया तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि जब आप एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं तो साथ में कंपटीशन के लिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। क्या पढ़ना है, जीएस या फिर अरिथमेटिक्स, ये सारी रीजनिंग्स, इनको मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि आधा एक घंटा दिन में कभी मिल जाए लगा लिया, हफ्ते में 1-2 घंटे मिल गया तो उसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लिया जाए, थोड़ा मैथ लगा लिया। तो इससे क्या है कि आपका मन भी लगा रहेगा और आपका धीरे धीरे एक एक चीज़ रेडी भी होता रहेगा। जब आप अपना एकेडमिक्स पूरा करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में, क्योंकि बाकी लोग तो सो रहे हैं पढ़ के और आप अलग से थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो भी एकेडमिक्स में लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम, जो कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट के बारे में, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली क्या है लोगों को उनके रास्ते से डिस्टर्ब करती हैं, पढ़ाई लिखाई में उनको डिस्टर्बेंस करती हैं। तो सबसे पहला जो हमने लिखा है वो है आज के दिन में मोबाइल फ़ोन। ये सबसे बड़ा डिस्टर्ब है। क्या है, पढ़ाई करते वक्त मोबाइल साइड में रखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सबसे पहले मैसेज खोल के देखा, यही ज़रूरी है। जैसे लगता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम व्हाट्सएप का एकदम अपडेट रखना है या फिर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेट रखना है, तो मोबाइल घिर घिर करता रहेगा और आप बार बार उसको देखते रहेंगे, आपका ध्यान जो है भटकेगा। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है कि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं मोबाइल को साइड में दूर रख दीजिए, ताकि मतलब आपको डिस्टर्बेंस ना हो। उसको साइलेंट मोड में रखिए और दूर रखिए। तो इस तरह से, और अगर बहुत आपको इम्पोर्टेंट है तो आप किसी एक फैमिली या किसी का जो नंबर है उसको क्या है कि डू नॉट डिस्टर्ब में मत रखिए। उसको उसमें प्रोविज़न रहता है हर एक फ़ोन में कि वो क्या है डायरेक्टली कॉल आ जाएगा, अगर मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन। बट जनरली क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाएगा। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन जो है सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई करते वक्त दूर रखिए। मिनिमम मतलब पढ़ाई के वक्त आप इसको अपने पास रखिए, इसको दूर रखिए। सोशल मीडिया सेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों पे एक्टिव तो अभी आज के ज़माने में नहीं कह सकते कि इनएक्टिव रहिए, बट इनके एक्टिव भी बहुत ही मतलब मिनिमम, कि जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक क्या है और इंस्टाग्राम क्या है। ये नहीं कि बस दिन भर उसी के ऊपर अपना स्टेटस अपडेट करते रह रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप एक बार फेसबुक पे देखते रहेंगे और 1 घंटा निकल गया और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उतने में तो आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते। तो ये चीज़ अवॉइड करना। तीसरा है जो गेम्स, वीडियो गेम्स, पबजी, ये तो मतलब आधे छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। आधे जो स्टूडेंट हैं इस गेम्स के चक्कर में फंस गए हैं। भाई क्या किसको मार रहे हो, ऑनलाइन जाके बंदूक लेके बम लेके और फोड़ रहे हैं और एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं, और अपना माइंड जो है वो भी, ब्रेन का जो आपका नर्चरिंग है वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं विध्वंस की तरफ जा रहे हैं कि ऑनलाइन आप मार काट कर रहे हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी डिस्टर्ब हो रही है, माइंडसेट भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है। गेम्स वगैरह में तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यूट्यूब एंड ऑनलाइन स्टडी, कि कुछ लोग क्या है कि चलो भाई मन नहीं कर रहा है किताब पढ़ने का, यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं और पता चले पढ़ते पढ़ते फिर बाद में एक मोटिवेशन वीडियो आ गया, दूसरी बार ये
उसके फेवरेट मूवी आ गई, उसको देखने लगे, फिर उसके बाद कुछ और आ गया, कोई गाना सुनने लगे, और इस तरह से आपका 2 घंटे वेस्ट हो गया। तो अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो उसके लिए एकदम मतलब स्ट्रिक्टली इस्तेमाल कीजिए कि हाँ ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ करना है तो वही करना है, दूसरा नहीं करना है। ऑनलाइन स्टडी करनी है तो बस वही खोलना है, बीच में यूट्यूब खोल के नहीं देख लेना है या फेसबुक खोल के नहीं देख लेना है। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं सिर्फ वही करिए, और करने के बाद मोबाइल साइड में रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की, सबको आपने एड्रेस दे दिया, भाई मेरा रूम है, आ जाना इधर जब भी ज़रूरत पड़े। तो हफ्ते में 4 दिन आपके रिलेटिव और दोस्त ही गांव से आ रहे हैं कि चलो जा रहे हैं गांव पे उनका दवा कराने, तो वहाँ पे उसके रूम पे बैठे रहेंगे और वो आपका टाइम खाते रहेंगे डेली के डेली। तो जनरली अवॉइड करना है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को अपने रूम पे इनवाइट करना, बिल्कुल नहीं करना है। जब तक कि कोई एक्सट्रीम कंडीशन है उसको छोड़ के जनरली किसी भी फ्रेंड्स और रिलेटिव को रूम पे इनवाइट नहीं करना है। और इस जो इम्पोर्टेंट है जो ये है मूड स्विंगिंग, ये क्या है कि ये तो खुद के धोखा देने के बराबर होता है कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्यों नहीं कर रहा है भाई, आयो किस लिए रूम पे। मूड स्विंगिंग, आज थोड़ा हेडक हो रहा है सर में, तो पैर में दर्द हो रहा है, तो कमर दर्द कर रहा है, नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पढ़ने गए हो तो आपको पढ़ना ही है, अनटिल अनलेस आपको कोई सीरियस मेडिकल इशू है उसको छोड़ दिया जाए। बट बहुत सामान्य बात होती है, आप पढ़ने बैठोगे देखना आपके माइंड में आता ही है, जो ही पढ़ने बैठ गए, अरे यार थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते, फिर मोबाइल देखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया चलाने लगे, 2 घंटे निकल गए, 1 घंटा निकल गया, आधा घंटा निकल गया, नुकसान तो हुआ ना। तो ये जो ही दिमाग में आए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुरंत कहिए कि नहीं भाई पढ़ने का मन कर रहा है मैं पढ़ूंगा, उसको चेंज कीजिए। आप मूड स्विंगिंग को लिख लीजिए अपने स्टडी टेबल के सामने कि पढ़ने का मन नहीं करने का मतलब है कि पढ़ने का मन कर रहा है और पढ़ना है, तब जाके ही आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। मूड स्विंगिंग डेली होगा, डेली जब भी बैठेंगे तब होगा। ये बहुत ही नॉर्मल है लोगों का कि मतलब कुछ ना कुछ आपको बहाना मिल जाएगा। माइंड जो है इस तरह से ट्रेंड ही है कि वो मतलब आपके माइंड को कुछ ऐसा सिग्नल देगा कि जो ही आप पढ़ने पढ़ने बैठोगे आपका दिमाग कहीं और जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है सो दैट कि आप अपने जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। आप एक बार याद करें कि जो आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है जिस चीज़ के लिए, क्या आप उसके लिए कर कर रहे हैं, जो सपने वो लोग देख रहे हैं क्या आप उसको पूरा करने के लिए काबिल हैं या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है। एक बार उनके बारे में सोचिए कि जिन्होंने अपने 24 घंटे काम करते हैं वो लोग, और फिर आपको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए और आपका मन नहीं कर रहा है, कैसे भाई, क्यों नहीं मन कर रहा है। घर के लोग काम करते हैं, आपके पेरेंट्स जो फादर हैं वो 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक काम करते हैं, और फिर घर पे आके भी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, रहते हैं, और आपसे 6 घंटे की पढ़ाई भी नहीं हो रही सिर्फ, वो भी रूम पे बैठ के, और ये लोग 8 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो आप जब एक बार सोचोगे ना कि जब मेरे पेरेंट्स 8 से 12 घंटे नौकरी कर सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता, क्यों। मुझे तो सिर्फ रूम पे बैठ के पढ़ना ही है, लेकिन इतना भी नहीं, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, अरे यार थोड़ा घूम के आते हैं, बाहर टहल के आते हैं। एक टहलने वाला एक अलग से नाटक है, बोला थोड़ा टहल के आते हैं, और टहलने के चक्कर में पता चले 2 घंटा वेस्ट हो गया आपका। बाजार करके आते, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो ये सब मूड स्विंगिंग वाला काम बिल्कुल अवॉइड करना है। जो ही ऐसा हो तुरंत आप लिख लीजिए अपना कि ऐसा मेरे मन में जो ही आएगा तो मैं ये काम तो नहीं करूँगा। तो इससे क्या है कि आपका विचार जो है एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर रहेगा, और आप अपने पढ़ाई पे लगा रहना है। जब भी कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, जब भी दिमाग में कुछ उल्टा आता है, तुरंत सोचिए कि मैं यहाँ पे आया किस लिए हूँ, आया था मैं पढ़ने के लिए, तो क्या फिर मन क्यों नहीं कर रहा पढ़ने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब ज़रूरी हैं कि पढ़ने वाले छात्र के लिए। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हो सका हमने आपको बताने की कोशिश की, फिर भी अगर किसी को कुछ और भी शंका लग रही, किसी तरह का डाउट आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लाई करूँ, आपको हेल्प कर सकूँ। इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।